हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी सेकेंड यूनिट में यूनाइटेड नेशन कंप्लीट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट है, ब्रिक्स भी हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। एंड आज की क्लास में हम MNCs एंड TNCs स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों का डाउट ये रहेगा कि मैम MNCs और TNCs जो हैं ये दोनों क्या अलग अलग हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। बस आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन के लिए या फिर अलग नाम लेने के लिए इन दोनों को बताया गया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बाकी क्लास के अंदर तो आपको समझ आ ही जाएगा कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बहुराष्ट्रीय निगम की परिभाषा। अब मैंने यहाँ पर वीडियो में क्या किया है, आप लोगों के साथ बहुराष्ट्रीय निगम के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी इस्तेमाल किया है। अब बहुराष्ट्रीय निगम और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती क्या हैं? देखो, MNCs और TNCs मल्टीनेशनल कंपनी और ट्रांसनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं वो हमारी बहुराष्ट्रीय निगम और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कन्फ्यूजन था मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपका दूर कर दिया। अब हम ये समझते हैं कि इनकी परिभाषा मतलब ये है क्या एक्चुअली में, ये क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है, क्यों हमारी दुनिया में ये चीज़ मौजूद है। देखो, बहुराष्ट्रीय निगम ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो सीधा विदेशी निवेश लेती हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम यहाँ पर आ जाता है। जैसे हम चाइना से कुछ चीज़ हम वो करते हैं, लेते हैं, या इंडिया से कुछ चीज़ें बाहर जाती हैं, तो ये चीज़ हमारी TNCs एंड MNCs में आती है। अब ग्लोबलाइजेशन में आपको जहाँ पर ये पढ़ाया जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो उसके साथ MNCs एंड TNCs का आना एक नॉर्मल बात है। ठीक है, आपका कहीं से कैसा भी रिश्ता नाता हो, मतलब पूरी दुनिया में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो हमारा जो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है वो पाकिस्तान से रहता है। ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया की आज तक नहीं बन पाई है, तो उस चीज़ को लेकर भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया है कि हमारे ट्रेड में, जैसे मैंने आपको बताया था कि कितनी दुश्मनियाँ आपसी कितने झगड़े हों, उसको लेकर हम व्यापार में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ग्लोबलाइजेशन में कभी नहीं रखते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बोला जाए तो पाकिस्तान से हमारा रिलेशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको लेकर भी यहाँ पर पाकिस्तानी सूट्स, मेकअप या फिर सॉन्ग्स, सिंगर्स, सब चीज़ें नॉर्मली रहती हैं। ठीक है, जो आप मैक्सिमम स्टूडेंट सॉन्ग सुनते हैं, स्पेशली आपको अगर एक या दो उनका सिंगर्स का नाम बताया जाए, जैसे बहुत पुराने हैं हमारे राहत फ़तेह अली ख़ान, या फिर थोड़े और टाइम के आगे के आए आतिफ़ असलम हैं, या और हैं बिलाल सईद हैं। ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि देखो ये आप लोगों के मतलब लेवल का है, क्योंकि आप टीनेजर्स हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं, कपड़ों में या मेकअप में हर एक का इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ अब यहाँ पे क्या कि वो लोग यहाँ पर आना मतलब इतने लड़ाई मार के हैं, तो भैया प्लेन से आते में बीच में गोली मार दो, निकालो इनको, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें TNCs एंड MNCs के ज़रिए चलती रहती हैं। उसी चीज़ पर कि यहाँ के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान में स्पेशली सॉन्ग्स या मूवीज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, यहाँ के कैरेक्टर्स वहाँ पर फिल्मों में हेल्प करते हैं, वहाँ के यहाँ पे करते हैं। तो ये वाली चीज़ ना एक हमारी क्या चीज़ आ जाती है कि वो साइकिल चल रही है हमारी, कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो या ना हो, हमारी MNCs एंड TNCs इक्वली चल रही है। इन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हाथ व राष्ट्रीय व्यापार निगम भी कहा जा सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल कंपनी हाथ नहीं है, सॉरी, ये अथवा था, ये मुझसे गलती से हाथ लिख दिया गया, आप इसको कट कर देना। इंटरनेशनल कंपनीज या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय व्यापार निगम भी कहा जा सकता है। ठीक है, वही वाली बात आ गई कि वर्ल्ड के बिहाफ पर हम ट्रेड करते हैं, वर्ल्ड के बिहाफ पर हम सारी चीज़ों को देखते हैं, तो वो चीज़ हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इन कंपनी की जो विशेषता है ना, वो इम्पॉर्टेंस मतलब एक तरीके से जो हमारा कैरेक्टर है, स्पेशलिटी है, वो क्या है कि मुख्य निर्णय व्यापक संदर्भ में लिए जाते हैं। जो हमारे निर्णय हैं ना, हमारी सारी चीज़ें, अब भाई देखो, जैसे कि
यहाँ पर चाइना का माल आता है, चाइना की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो चीज़ ख़राब हो जाती है उसको छूटते ही बोला जाता है मेड इन चाइना होगी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ के लिए अब वो चाइना से आ तो रही है ना, कि मतलब चाइना ने हमारे पार्ट पे जो अक्साई चीन के नाम से उसने रख रखा है, वो वाले पार्ट पे कब्ज़ा कर रखा है, ठीक है। वो इंडिया में भी रेगुलरली कब्ज़ा करने की फिराक में बैठा है, उसने तिब्बत भी खा लिया। अब तिब्बत से क्या लगता है, नेपाल, भूटान और हमारे थोड़ी बहुत स्टेट्स लगती हैं, तो वो वाली चीज़ वो खाना चाह रहा है। अब इतनी लड़ाई मार के होने के बावजूद भी इतने हमारे फौजी मरते हैं, उनके मरते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ट्रेड बंद हो जाएगा। चाइना के मोबाइल्स, चाइना की चीज़ें, गैजेट्स और हमारे हैं मेकअप्स है, सारी चीज़ें मैक्सिमम चाइना की होती हैं। तो वो वाली चीज़ों को कि भाई एक निर्णय व्यापक संदर्भ होता है कि हम जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, वो सिर्फ मेरी तरफ से मतलब इंडिया की तरफ से नहीं होगा, आपकी तरफ से मतलब अदर कंट्रीज़ की तरफ से भी डिसीजन होता है कि भाई इतनी लड़ाई होने के बावजूद, इतने ड्रामे होने के बावजूद हम आपको माल बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो पूरा प्रोसेस चलता है उसमें निर्णय लेने के लिए देश बाहर आया जाया करते हैं। यहाँ का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया, वहाँ का प्रेसिडेंट यहाँ आया, ये इस चीज़ पे बात हुई, इस चीज़ पे बात हुई। जैसे ब्रिक्स में आपने पढ़ा कि उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये देखना है, वो देखना है, तो वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है। उद्देश्यों की ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएँ बनाई जाती हैं कि मतलब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है, और उसको किस तरीके से उसको इफ़ेक्ट होगा, और इसको एक तरीके से हम कैसे अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये MNCs TNCs का भाई देखो ये वाला मसला आ जाता है। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम कंपनीज़, नेस्ले की कंपनीज़, नेस्ले की चीज़ें, ठीक है, सारी जो है मैक्सिमम कॉफ़ी है, मैगी है एंड ऑल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट आप कलर पर आओ तो गार्नियर का कलर, खाने पीने पर जाओ तो कोल्ड ड्रिंक्स में कोका कोला है, और भी सारी चीज़ें, वो सारी क्या है, वो इंडिया की नहीं है, वो सब बाहर का है, ठीक है। उस पर लिखा हुआ होता है मेड इन डैश, मेड इन डैश, उनके कंट्री के नेम लिखे हुए होते हैं। तो वो वाली चीज़ को यहाँ पर कि MNCs एंड TNCs के ज़रिए होगा ही होगा। अब भैया मैंने कोई कॉस्मेटिक बनाया और मैं इंडिया में हूँ, और उसको मुझे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के बजाय मेरी उसकी चीज़ की डिमांड बाहर हो रही है, तो मेरा ये मोटिव रहेगा ना कि मैं उस चीज़ को बाहर भेजूँ। अब बाहर भेजने के लिए मुझे उसके लिए अपने ताल्लुकात जो हैं, मेरे फ्रेंडशिप वगैरह रिलेशंस थोड़े अच्छे बढ़ाने पड़ेंगे कि हाँ भाई चाइना से इंडिया अच्छा वो बनाने का ट्रेड के तौर पे, या फिर नेपाल से बनाएगा, भूटान से, तो भाई क्या होगा, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि भूटान में भी जो इंसान चीज़ यूज़ कर रहा है वो मेड इन इंडिया है, ठीक है। ये वाली चीज़ MNCs एंड TNCs के अंदर होती है। अब आगे आगे थोड़ा सा और देखें तो इन कंपनीज़ के अंदर ना इंटरनेशनली वर्क किया जाता है इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए। अब इंस्टीट्यूट्स हमारी अलग अलग उसमें बढ़ जाती हैं, जैसे कि हमारी मोफास देखी जाए, मेजॉरिटी ऑनर्ड एफिलेट्स द्वारा, ठीक है, कि इसको हम इसलिए यहाँ पर देखते हैं क्योंकि भाई ये जो चीज़ है हमारी, ए, इसके आगे का मैं यहाँ लिख रही हूँ A और S, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारी, कहते हैं ना कि जैसे UN है, UN हमारा अकेले काम नहीं कर रहा है, उसने अपने अंदर भी डिपार्टमेंट बनाए हैं और उसने अपने बाहर भी इंस्टीट्यूट्स बनाई हैं ताकि वो सब चीज़ों को एक साथ देख सके, एक साथ उन पर निगाह रख सके। तो वही काम MNCs एंड TNCs के अंदर भी होता है। ओके, आप लोगों को ये डेफिनेशन, इसका सब कुछ एक तरीके से पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम की उत्पत्ति, कि भाई ये कैसे, मतलब इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उद्भव हुआ। देखो, बहुराष्ट्रीय निगम की धारणा ना नई नहीं है, वो बहुत पुरानी है। अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से, तो इसके अंदर देखा गया है कि ये मतलब बहुत पुराने टाइम से रखी गई है, चाहे हमारी वर्ल्ड वॉर हो रही हो, चाहे हमारा कोल्ड वॉर हो रहा हो, चाहे हमारा कुछ भी हो रहा हो, तो इन सब चीज़ों को लेकर ये बहुत पुरानी चीज़ रही है। इसका जो हिस्ट्री देखी जाती है उसकी मतलब एक तरीके से होता है ना, जैसे आपने हड़प्पा काल पढ़ा, भाई इतने BC से इतने BC पढ़ा, ये पढ़ा, लेकिन MNCs एंड TNCs की कोई भी हिस्ट्री नहीं मानी जाती है कि ये इतना पुराना है कि बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जो आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन के नाम से फेमस हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर अब ठीक है ना, अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपकी बेसिक सेकंड यूनिट है क्या। आपने पहले ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, फिर यूनाइटेड नेशन पढ़ा, देन उसके बाद आपने यूनाइटेड नेशन के अंडर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको पढ़ा, ब्रिक्स को पढ़ा। अब आपको MNCs एंड TNCs समझ आ जाएंगी कि ये बेसिक है क्या, ठीक है। तो हडसन्स बे को, रॉयल अफ्रीकन को और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका योगदान माना जाता है, ठीक है भैया। ईस्ट इंडिया कंपनी
की मैं बात सबसे पहले करती हूँ। अगर आपको ये बाकी भी नाम याद ना रहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी आप सभी ने पढ़ा है, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम के बच्चे हों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सब जानते हैं कि उसने बेसिक 1600 में कदम रखा था इंडिया में और 3 जगहों पर हमारे आक्रमण किया, मतलब उनके जो हेडक्वार्टर थे वहाँ बनाए। ठीक है, उसके बाद क्या करा उन्होंने, फिर उसके बाद जो बिल्कुल एक बोला जाता है ना, भारत गुलाम हुआ था, भारत गुलाम 1618 में हुआ था। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, लेकिन 1618 में भारत गुलाम हो गया था। मतलब उन्होंने सिर्फ इतना कम समय लिया था अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट करने में। तो वो कैसे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दुश्वार माना जाता है, मतलब कि उसका योगदान है कि ऐसे जैसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत को गुलाम नहीं बनाया था तो क्या हुआ था कि भारत से वो अगर कुछ चीज़ लेकर जाते थे तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आते थे। तो उससे ये जो आने जाने का प्रोसेस बना हुआ था ना, इससे ना इंडिया कमज़ोर हो रहा था, ना ईस्ट इंडिया कंपनी कमज़ोर हो रही थी। फिर जब उन्होंने गुलाम बना लिया था तो वो भारत से लेकर तो सब कुछ जाते थे, लेकिन वहाँ से कुछ लेकर नहीं आते थे। तो ऐसे ऐसे जो इंडिया की इकोनॉमी थी, लोग थे, वो सब गिरते गए गिरते गए गिरते गए और गुलाम हो गए। तो वो वाली चीज़ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर रॉयल अफ्रीकन को या फिर हडसन बे को, इन तीनों को ही योगदान माना जाता है MNCs एंड TNCs का, कि इन्होंने ही सबसे पहले भाई शुरुआत करी है इन चीज़ों को बढ़ाने की। वास्तव में अगर रियलिटी में देखा जाए तो अंडर डेवलप्ड कंट्री इन कंपनियों के लिए अधिक दीवाने रहते हैं, क्योंकि अंडर डेवलपिंग कंट्री, भाई इंडिया के अंदर आप कहीं भी जनरल स्टोर में या कहीं भी जाओ सामान लेने, मॉल से सामान लो, कुछ भी करो, टैग उठाकर देखोगे ना तो बाहर का मिलेगा, इंडिया का नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे ये केलॉग्स का, नेस्ले का, पेप्सिको, कोका कोला, अब इन्होंने ना चीज़ें बांट दी कि भाई देखो ये कहाँ कहाँ का है, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स वाला है, ये सारी चीज़ें हैं, ये देखो ये कोका कोला के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, इसके अंदर ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी बाहर की हैं, कुछ भी यहाँ का नहीं है। तो इसके लिए अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ आप सभी जानते हैं जो आज़ाद हुई थी। ठीक है, तो वो सारी कंट्रीज ज़्यादा दीवानी हैं, क्योंकि भाई लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ। अब जैसे कि आज के टाइम पे जो गैजेट यहाँ पर आप अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन देखते हो या फिर ऑफलाइन भी मार्केट में देखते हो, तो वो चीज़ें ना जापान में, चाइना में ऑलरेडी यूज़ होकर उनको साइड कर दिया गया है, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ से बनकर आ रही हैं। ठीक है, वो लोग ऑलरेडी उस चीज़ को यूज़ कर चुके हैं, उन लोगों को अब उस चीज़ की कोई भी नीड नहीं है, वो अब उसकी जगह कोई और चीज़ ले आए हैं। तो इस चीज़ों को लेकर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन चीज़ों की दीवानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम देखा जाए तो इन निगमों का, मतलब इन कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा संख्या में एक ये मांग हुई थी। ठीक है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों ही टाइम में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे। ठीक है, कितने लोग तबाह हो गए, कितने देश तबाह हो गए, कितनी चीज़ें बर्बाद हुई। तो उसके लिए ना ये था कि भाई खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए, कुछ चाहिए, तो इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड रखी गई थी। ठीक है, तो एक मात्र सिर्फ USA ही सामने आया था जिसने सीधा निवेश या फिर पूंजी चीज़ जैसी चीज़ का स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, अगर आपको जो भी पूंजीवाद मिलेंगे वो सारे अमेरिका के, USA के ही मिलेंगे, क्योंकि पूंजीवाद की जो शुरुआत हुई थी वो हुई अमेरिका में ही थी। तो ये वाली चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म की जो स्टार्टिंग थी वो अमेरिका से ही हुई थी, कार्ल मार्क्स के ज़रिए। ठीक है जी, ये थी आपकी उत्पत्ति। अब आती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लक्षण। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला आपका आता है बड़ा आकार। देखो भाई, बड़ा आकार का मतलब हो गया जो हमारी MNCs और TNCs है ना, उसकी बिक्री और संपत्ति बहुत सारे बिलियन डॉलर्स की होती है। तो इस वजह से वो एक सामान्य आकार में लाभ नहीं करती है, वो एक बहुत 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 बड़े आकार में अपने आप को प्रॉफिट में रखती है। ठीक है, दूसरी है अल्पाधिकारी ढांचा। बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है हमारी सारी MNCs एंड TNCs, उनके विलियन या फिर उन्होंने अपने अधिकार में लेने अधिक शक्ति प्राप्त करी थी। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय निगमों की जो पूरा प्रोसेस है ना, अल्पाधिकारी रूप से स्वरूप दे देती है। अब तीसरी चीज़ हमारी आती है साधनों का साझा स्थानांतरण। साधनों का साझा स्थानांतरण, कलेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज के अंदर ये बोला गया कि जो हमारी MNCs और TNCs, बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो साधन है वो बहुपक्षीय स्थानांतरण को प्राप्त होता है या फिर बनता है, उनको सुविधा देता है। ठीक है, अब भैया जैसे कि
अगर मैं आप लोगों से कुछ बनवाऊंगी, जैसे मैंने आप लोगों से चार्ट बनवाया कि भाई आप लोगों को एमएनसीज और टीएनसीज पे एक चार्ट बनाकर लाना है, जैसे आप स्कूल में चार्ट बनाते थे ना वैसा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले तो चार्ट लेने शॉप पर जाओगे। वो चार्ट उनके पास कहाँ से आया, वो भी कोई देने आया था, और वो देने आया था वो जिसने उस चार्ट की कंपनी ने जिसको बनाया था, मतलब चार्ट को बनाया, ठीक है। अब वो चार्ट का कि अब ये वाला प्रोसेस आ जाता है, बट गया भाई, सामान बट गया यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि आपको चार्ट की ज़रूरत है आप सीधा कंपनी गए और वहाँ से उठा कर लिया है, ऐसा तो नहीं होता ना। कंपनी से बनने के बाद उस चीज़ को जगह जगह रखा जाता है, फिर उसके बाद वो बहुत लंबे प्रोसेस के बाद एक शॉपकीपर तक पहुँचता है, और शॉपकीपर फिर हमें कस्टमर्स को उस चीज़ को देता है। तो वो वाली चीज़ों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई जो हमारी साधनों का साझा स्थानांतरण है ना, कलेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, उसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि हम ना उस चीज़ों को एक तरीके से ये ऐसे रखते हैं जैसे कि हम आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो वही वाली चीज़ है ना, मुझे अगर पेन की नीड है, मैं अगर बच्चों की कॉपीज़ को, आंसर शीट्स को चेक कर रही हूँ, तो मुझे उसके लिए पेन की नीड है। अब वो पेन मैं जाकर शॉप से खरीदूँगी, शॉप वाले को भी कोई देने आया था, और उसको वो सारा ये जो पूरा प्रोसेस चलता है, ये पूरा इसके अंदर होता है साधनों का साझा स्थानांतरण में, ठीक है। इसमें टेक्निक, कच्चा माल तैयार करना, फिर उस कच्चे माल को तैयार करने के बाद उसको देखना, परखना, ठीक है। बाकी टेक्निक्स के साथ, क्योंकि अब तो पहले जैसा टाइम नहीं रहा ना, फ़ौरन चीज़ों की नीड होती है, एक इंसान ही 10-10 20-20 पेन खरीद कर चला जाता है, तो बाकी लोगों को भी पेन की नीड है। तो पूरे प्रोसेस की टेक्निक से पूरा प्रोसेस होता है। कच्चा माल आया, फिर उस माल को परखा गया, जो माल बिल्कुल सही था उसमें से उस पेन को बनाया गया। पेन को बनाने के बाद उसको चेक किया गया कि बीच में से जैसे इंक वगैरह में हवा रह जाती है, कुछ भी वो चीज़ें ना रही हों, क्योंकि अगर एक कंपनी का हम पेन खरीद रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी गलतियाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसका पूरा प्रोसेस गया और शॉपकीपर के पास आया, फिर हमने उसको परचेज़ किया। तो ये आ जाता है साधनों का साझा स्थानांतरण में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय कार्य, इंटरनेशनल ऑपरेशन के अंदर आता है कि ऐसी संस्थाओं का नियंत्रण एक संस्था के हाथ में होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर लेकिन इसके हित में और कार्य सीमाओं के बाहर फैल जाते हैं, और ये देश एक मूल्य निगम द्वारा कार्य करती है। अब भैया वही वाली बात आ गई ना, जैसे यूएन ने क्या करा था, यूएन ने सब पे निगाह रखने के लिए अपने ही अंदर डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया। उन डिपार्टमेंट्स को भी अलग अलग लोगों पे डिवाइड करने के लिए और इंस्टीट्यूट्स बनाए, ब्रिक्स बनाया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड ऑल, सब कुछ बनाया, ठीक है। अब उनके ऊपर महासभा है और भी चीज़ें सब अपनी निगाह रखती हैं, और इस तरीके से पूरे वर्ल्ड के ऊपर निगाह रखी जाती है। तो वही इंटरनेशनल ऑपरेशन के अंदर होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं जो इन पर कंट्रोल रखता है। और जैसे मैंने अभी आपको सबसे पीछे मोफास बताया था अभी, उस टाइप के, और इसको बनाने के बाद फिर ये वाली बात निकलती है कि हाँ जी, ये सारा काम इंटरनेशनल कंपनीज या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हो रहा है। स्वाभाविक उत्पत्ति के अंदर क्या बताया गया कि जो हमारी एमएनसीज और टीएनसीज की उत्पत्ति है वो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक रूप से हुई है, वो रेंगती हुई वृद्धि करी है उनने। मतलब कहते हैं ना कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। अब मेहनत, जैसे कि आप लोगों को आगे कोई जैसे आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, खैर डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे बीए लेने के बाद, तो वो वाली चीज़। अब भैया टीचर बनना है, अब टीचर बनने के लिए पहले 3 साल का बीए तो गुजारना पड़ेगा ना। अब आप एकदम तो बहुत आपको चाह है, आपके घर में सब चाहते हैं, सब कुछ है, और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप टीचर बनोगे ही बनोगे, आपने ठान लिया है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ठान लिया तो आप जाकर सीधा बैठ जाओगे लेक्चरर के रूम में, भाई मैं तो पढ़ाऊँगा, ऐसे नहीं होगा। आपको रेंगते हुए सफ़र अपना पूरा करना पड़ेगा। 12th करने के बाद बीए करना पड़ेगा, उसके बाद पेपर देना पड़ेगा, बीएड का एंट्रेंस देने के बाद बीएड में एडमिशन होगा, बीएड के बाद सीटेट होगा, पीजीटी, यूजीटी, अगर लेक्चरर बनना है तो फिर आपका पीएचडी होगा एंड ऑल, ठीक है। अब इसके बाद जाकर आप लेक्चरर बने। तो वही चीज़ हमारी एमएनसीज एंड टीएनसीज के अंदर होता है। इंस्टीट्यूट ये अपने आप को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बनाने के अंदर रेंगता हुआ सफ़र करती है, और रेंगते हुए सफ़र करने के बाद ही अपने अंदर वृद्धि को बुलाती है। बहुत सी फर्में संयोग से अंतर्राष्ट्रीय बन जाती है, ठीक है। कभी कभी की मतलब हेल्प के लिए कि हाँ, जैसे तुम्हारी मेरी जान पहचान है, मैम ज़रा थोड़ी हेल्प कर देना यार पेपर के टाइम, और मैं लगी कि हाँ चलो मैं हूँ, मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, मैंने हेल्प कर दी, ऐसा होता नहीं है खैर। तो वो वाली चीज़ कि अब वही वाली चीज़ कंपनी करती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स, ज़्यादा दिल पे मत लेके जाना कि मैम पेपर में हेल्प करने आएंगी,
ऑफलाइन पेपर में मैम नहीं आएंगी। तो वो वाली चीज़ ना हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी करती हैं कि अगर एक इंस्टीट्यूट, मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा चल रहा है अपने रेंगते हुए सफ़र में, तो मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट से हेल्प लेकर अपने आप को जल्द से जल्द आगे बढ़ा सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये था आपका बहुराष्ट्रीय निगमों के लक्षण। अब आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। इतना आप अच्छे से समझो, क्योंकि वीडियो वास्ट हो जाएगी ना तो खामखा मुझे जल्दी जल्दी भगाना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को इसका आगे कंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा MNCS जो है अभी हाफ कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट क्लास में वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इशूज़ वो लगा लेंगे। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।